सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 का क्विज़ नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को पहले वीडियो पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको फिर इसे ट्राई करना है और फिर वीडियो को ओपन करके देखना है कि सही है कि नहीं। आप एंड में मुझे अपने मार्क्स कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने में कितने मार्क्स आए। ठीक है, मार्किंग स्कीम रहेगा +1 0, मतलब अगर आपने सही किया तो आपको +1 मिलेगा और अगर आपने गलत किया तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स के लिए इनमें से कौन सी बातें ट्रू नहीं है। पहला है, बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को पता होगा, एग्जांपल मैं लेता हूँ सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो आपके लैटिस जो बनाते हैं वो हमेशा आपके बिगर आयन बनाते हैं, मतलब क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना वो बिगर आयन बनाते हैं आपके। ये बात हमेशा लर्न करके रखिएगा कि बिगर आयन जो होते हैं हम लोग के वो बनाते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर और जो स्मॉलर आयन्स होते हैं वो वॉइड्स में रहते हैं। अच्छा, वॉइड्स दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ज़रूरी नहीं है सारा वॉइड में रहें। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जिंक सल्फाइड, इसमें जिंक +2 और सल्फाइड आयन होता है। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जिंक रहता है, तो मेन चीज़ होता है क्रिस्टल में चार्ज का बैलेंस बना के रखना, ना कि सारे वॉइड्स को भरना। मान लीजिए अगर सल्फाइड 2- फिर 2- चार्ज है और ये X है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2X आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन जाएंगे। और अगर 2X टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो अगर आप 2X जिंक 2+ भर दिए तो चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा ना। चार्ज आपका हो जाएगा +4X और -2X, मतलब पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज आ जाएगा, जो कि ये नहीं होता है। ठीक है, नेट चार्ज सिस्टम पे आना आपको इम्बैलेंस लाता है, ये सजेस्टेड नहीं होता है। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसमें रहता है, ज़रूरी है सारा वॉइड भरे। स्मॉलर आयन आपके वॉइड में रहते हैं, है ना। और तो देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है तो ये क्वेश्चन के हिसाब का गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपको, स्मॉल आयंस ऑक्यूपाई इधर द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। हाँ, मैंने आपको बताया स्मॉलर आयंस वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल अपने साइज़ पे, है ना। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन का गलत ऑप्शन है, क्वेश्चन नॉट ट्रू पूछा है। सी है, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल वर्ड्स इज़ नॉट नेसेसरी। ये भी सही बात है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको जिंक सल्फाइड का। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसमें ऑक्यूपाई होते हैं, मतलब सारे वर्ड ऑक्यूपाई होना नेसेसरी नहीं है। सही बात है, नॉट ट्रू पूछा है तो ये गलत है। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन द रेडियाई ऑफ द आयन ऑक्यूपाइंग द वर्ड्स। नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये गलत स्टेटमेंट है। देयर बाई सही ऑप्शन है। क्यों? देखिए इसका रीज़न बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर मतलब गिवन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए आपका नंबर ऑफ एटम्स तो फिक्स्ड रहता है ना। तो 2n भी फिक्स रहेगा और n भी फिक्स रहेगा। और ये आपका एक रूल था कि 2n आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है और n आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो देखिए गिवन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए n फिक्स्ड होता है, तो 2n भी फिक्स्ड है और n भी फिक्स्ड, मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी फिक्स्ड है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 2, है ना। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन मतलब 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। तो ये तो आपको पता ही था कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर स्पेयर एंड देयर आर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर स्पेयर। तो रेडियाई पे डिपेंड नहीं करता है ना फ्रैक्शन, ये तो कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट होता है। तो ये तो सही, मतलब ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन द मॉल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। तो देखिए सबसे पहली बात, जो सॉलिड होता है आपका वो 4 पार्ट में क्लासीफाई हम लोग करते हैं। ठीक है, वो चारों का नाम मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। एक होता है हम लोग का आयोनिक सॉलिड, दूसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा होता है मेटेलिक सॉलिड। इन चारों को अगर आपको डिटेल में जानना है तो वन शॉट सॉलिड स्टेट का हम लोग के चैनल पे ही है, कुछ दिन पहले ही था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड हम लोग के 4 तरह के होते हैं।
इनमें से मेटालिक तो कंडक्टर होता है इन सॉलिड एज वेल एज इन द मॉल्टेन स्टेट, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं इंसुलेटर है मॉल्टेन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी, तो ये मेटालिक सॉलिड तो हो नहीं सकता है। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है लेकिन मॉल्टेन स्टेट में वो कंडक्टर हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मॉल्टेन स्टेट में भी इंसुलेटर है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, बच गया ये दोनों। तो इसके लिए एक हिंट दिया है वेरी हार्ड। वेरी हार्ड कौन होता है, देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ वेरी हार्ड सब्सटेंस का, तो आपको एक डायमंड पता होगा जो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है और ये भी हम लोग का कोवेलेंट में आता है, तो इससे आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि कोवेलेंट सब्सटेंसेस जनरली हार्ड होते हैं, तो इसका आंसर कोवेलेंट सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 का आंसर हो जाएगा सी। मॉलिक्यूलर नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर का मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई नहीं होता जितना कोवेलेंट का होता है। ये एनसीईआरटी टेबल से रेफर्ड है, तो एनसीईआरटी टेबल अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, सी डी। अच्छा, उसका सी डी ऑप्शन आगे फिर से आ गया। ये देखिए 3rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क सॉलिड। इन चारों मतलब इन तीनों में से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है आपका, तो SO2 आपको पता होगा ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। I2 आयोडीन, ये I2 नीचे है। I2 क्या है आपका, I2 आपका ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। डायमंड क्या होता है, डायमंड आपका कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जैसे कार्बन टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड होता है, इस तरह से देखिए, इस तरह से कार्बन टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड होता है और ये बहुत ही लंबा मतलब डैंगलिंग बॉन्ड्स ये बहुत आगे तक चले जाते हैं इस तरह से। तो डायमंड है, इसको हम लोग कोवेलेंट बोलते हैं और कोवेलेंट का ही दूसरा नाम है आपका नेटवर्क सॉलिड। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसे डिस्कस किया हुआ है कि कोवेलेंट को नेटवर्क, ये सब एक टेबल है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डिस्कस है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम होगा आपका सॉलिड स्टेट वन शॉट, तो उसमें मैंने थ्योरी डिस्कस किया था और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आप लोग उसे भी रेफ़र कर सकते हो। तो नेटवर्क सॉलिड कौन है इनमें से, डायमंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और था DH2O वाटर आइस, तो डी ऑप्शन पीछे छूट गया था, तो ये क्या होता है, ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। बाकी तीनों आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है और जो एक बच गया वो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। अब 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज, तो पहले मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये आपने 11th में पढ़ा होगा जब आप कार्बन फैमिली पढ़ते हो। देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, इस तरह के हेक्सागोनल मतलब कार्बन का 6 मेंबर रिंग्स इस तरह से अटैच्ड होता है एक दूसरे से 2D फ्रेमवर्क में। ठीक है, इस तरह से प्लेनर अरेंजमेंट इस तरह से आपका होता है और ये इधर से मतलब ये बीच में इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, इस डायरेक्शन में इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, तो ये आपका कंडक्टिंग होता है और ये कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट मतलब क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत सारे, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और कोवेलेंट का दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड है। इतना फैक्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है कंडक्टिंग सॉलिड, तो कंडक्टिंग तो होता है ये, तो कंडक्टिंग तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन नॉट। क्वेश्चन में कैन नॉट पूछा है, तो कैन नॉट करेंगे तो इस हिसाब से एक आपका बात सही है लेकिन ऑप्शन गलत है। नेटवर्क सॉलिड, हाँ नेटवर्क है क्योंकि कोवेलेंट को ही नेटवर्क बोलते हैं और ये तो कोवेलेंट होता है ना, इसलिए मतलब ये बात सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, कैन नॉट पूछा है क्वेश्चन में। सी ऑप्शन आगे होगा, देखिए सी ऑप्शन कोवेलेंट सॉलिड। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के अभी दिखाया कि ये कोवेलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है और इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं इधर में, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये इस तरह से होता है आपका ग्रेफाइट, एक कोवेलेंट सॉलिड होता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन में कैन नॉट पूछा है। आयोनिक सॉलिड नहीं, आयोनिक सॉलिड ये नहीं है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं है, तो ग्रेफाइट आपका कोवेलेंट सॉलिड है, ना कि आयोनिक सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट है तो आयोनिक हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये हम लोग का, 4th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, ये बात सही है क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स को रैपिडली हीट और कूल कर करके आपको
क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हीटिंग करने से क्रिस्टलाइन बन जाते हैं सर्टेन टेम्परेचर पे। दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी सही स्टेटमेंट है। बहुत समय तक रख दिया जाए तो वो भी क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, ये भी सही बात है। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग हीट करके मोल्ड कर सकते हैं। दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ये गलत स्टेटमेंट है। जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रोपिक मतलब सॉरी वो आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। तो एनआइसोट्रोपिक तो हो नहीं सकता ना। आइसोट्रोपिक क्यों होता है? क्योंकि देखिए एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने के कारण इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जहाँ भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे एक तरह से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है हर डायरेक्शन से देखने में। वही क्रिस्टलाइन में उल्टा होता है। देखिए एक अरेंजमेंट दिखाता हूँ मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एनसीईआरटी में इस तरह का एक डायग्राम है। देखिए ये आपका मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो इधर से आप जाएंगे तो आपको अलग प्रॉपर्टी दिखेगा, और इस डायरेक्शन से आपको अलग प्रॉपर्टी दिखेगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कुछ देर तक कुछ ऑर्डर फॉलो हुआ, उसके बाद कुछ ऑर्डर, मतलब रैंडमनेस होता है। रैंडमनेस से उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो आइसोट्रोपिक बन जाता है। तो ये बात काउंटर इंडिकेटिव आपको लग सकती है कि एमॉर्फस आपको आइसोट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एमॉर्फस आपका आइसोट्रोपिक होता है और क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होता है। ये मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से फैक्ट पता कर सकते हैं। तो ये एनाइसोट्रोपिक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि नॉट ट्रू पूछा था। ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत, मतलब ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा हुआ था इसीलिए। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इन चारों में से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आपका कोवेलेंट सॉलिड है, मतलब कि कोवेलेंट किस में आता है? देखिए जब हम लोग क्रिस्टलाइन को क्लासीफाई कर रहे थे हम उसको 4 तरह से क्लासीफाई किए थे, ठीक है। तो एक था आपका आयोनिक सॉलिड, एक था आपका कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये चारों तो क्रिस्टलाइन के क्लासिफिकेशन है। एमॉर्फस पूछा है, तो इन चारों में से एमॉर्फस कौन है आपका? ये तो क्रिस्टलाइन है, तो एमॉर्फस हो नहीं सकता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्रिस्टलाइन है। क्वार्ट्ज ग्लास, हाँ क्वार्ट्ज ग्लास आपका एमॉर्फस होता है। क्रोमैलम ये आपका क्रिस्टलाइन है। सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलाइन है। क्वार्ट्ज ग्लास मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी ये क्वार्ट्ज आपने समझ पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन होता है। तो देखिए क्वार्ट्ज 2 फॉर्म में नेचर में मिलता है, एक होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो होता है आपका क्रिस्टलाइन, और क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो होता है आपका एमॉर्फस। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि क्वार्ट्ज ग्लास और क्वार्ट्ज क्रिस्टल दो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। क्वार्ट्ज तो जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जो ग्लास होता है वो एमॉर्फस होता है। तो यहाँ ग्लास स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉरी एमॉर्फस हो जाएगा, क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ठीक है। SiO2। तो यार आपको समझ में आया कि 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज़ ड्यू टू, देखिए आपको ये फैक्ट पता होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसका रीज़न मैं आपको पता होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। मेनली इसका रीज़न होता है उनका स्ट्रक्चर, कि उसमें क्या होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है, और ये नहीं है कि रेगुलर अरेंजमेंट छोटा डिस्टेंस के लिए दिखता है, इसमें हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखता है, मतलब बहुत दूर तक रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है हम लोग को, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर और रेगुलर अरेंजमेंट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसके वजह से इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि सब तरह प्रॉपर्टीज़ इसके हिसाब से ही डिटरमाइंड होगा ना। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। वही अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उसको ऐसा बोला जाता है कि दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो लोग एक टेम्परेचर रेंज पे मेल्ट करते हैं, इनका एक फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब जैसे बोलेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड 200 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में मेल्ट करता है, मतलब कुछ उसका कुछ जो पोर्शन है वो इस पे मेल्ट होता है, कुछ पोर्शन इस पे मेल्ट होता है, बाकी सब इन दोनों के इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। क्रिस्टलाइन में आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे इसका बोलेंगे इसका मान लीजिए किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट आपका मान लीजिए 273 केल्विन है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड में रेगुलर इरेगुलर होता है अरेंजमेंट और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसकी वजह से उसमें मेल्टिंग पॉइंट इधर मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का ऑप्शंस पढ़ते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ड्यू टू ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, नहीं रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, गलत हो गया।
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। हाँ, रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, इसीलिए होता है, तो बी आपका सही हो गया। ठीक है, सी और डी क्या है? सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। देखिए, अरेंजमेंट पे आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी यहाँ लिखा होता है तो आप प्रॉपर्टी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन और डायरेक्शन, तो आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक को समझ के अरेंजमेंट के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर अरेंजमेंट के ऊपर आप अभी कमेंट नहीं कीजिए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7th का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट? ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी हाई थर्मल एनर्जी, डी वीक कोहेसिव फोर्सेस। तो देखिए, इसके लिए आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। देखिए, मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके। मान लीजिए आपने कुछ आइस के क्यूब्स लिए हैं, ठीक है, आइस के क्यूब्स लिए हैं, और फिर उसको आपने हीट किया। अगर आप उनको हीट करेंगे तो वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, और फिर अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। ठीक है, और उसको आप कूल करेंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा ये वाला जूनियर क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि आइस लो टेम्परेचर पे अगर रहेगा तो आइस फॉर्म में रहता है वाटर, और अगर हाई टेम्परेचर पे रहेगा तो वेपर फॉर्म में रहता है। तो लो टेम्परेचर पे आपका सॉलिड स्टेट फेवर्ड होता है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज़ फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, लो टेम्परेचर। देखिए, हाई टेम्परेचर मतलब कि वेपर्स, मतलब आप गैसियस फेज, इसका मतलब है कि आप गैसियस फेज को प्रेफर कर रहे हैं हाई टेम्परेचर रख के। हाई थर्मल एनर्जी, ये भी एक तरह से हाई टेम्परेचर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ये भी गैसियस स्टेट को फेवर करेगा। वीक कोहेसिव फोर्सेज, वीक कोहेसिव फोर्सेज भी गैसियस स्टेट को फेवर करेगा। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज लग रहे हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अगर इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेज लग रहे हैं। कोहेसिव मतलब बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स जो एक्ट करता है। एडहेसिव मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका सॉलिड में, तो ये सॉलिड बनेगा। अगर वीक कोहेसिव फोर्सेज या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो गैस बनेगा ना। आप गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ते होंगे, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो गैसेज में होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि गैसियस स्टेट फेवर्ड होता है। इन तीनों ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीनों आपके गैसियस स्टेट को फेवर करते हैं, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सॉलिड स्टेट को फेवर करते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th और 10th एक ही साथ है, तो पहले 9th देख लेते हैं हम लोग, फिर 10th देखेंगे। 9, अ कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स एम एंड एन। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से बनता है, उनका नाम है एम और एन। द एलिमेंट एन फॉर्म्स CCP लैटिस एंड एटम्स ऑफ एम ऑक्यूपाई 2 एटम्स। ये क्या है? ये कुछ नहीं, यहाँ से ये मिसटाइप हो गया है, ये वाला मैं एक बार इसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये एम ऑक्यूपाई, यहाँ से ये कुछ नहीं है। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ये सही क्वेश्चन है। कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स एम एंड एन, मतलब दो एलिमेंट है आपके पास, एक एम है और एक एन है। ठीक है, एलिमेंट एन फॉर्म CCP लैटिस। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने का एक तरीका है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो भी लैटिस बना रहा है, ज़रूरी नहीं CCP, कोई भी लैटिस, FCC HCP, जो भी लैटिस बना रहा है उस एटम को हम लोग x मान लेते हैं। जो भी बना रहा है उसको x मान लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे n बना रहा है तो यहाँ पे n को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, अगर nx है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2x बन जाता है, क्योंकि जितने एटम लैटिस बनाते हैं उसी पे वॉइड्स डिपेंड करता है, तो उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड x ही बनेगा। ये फॉर्मूला है, यहाँ तक ये फॉर्मूला है, ये इसको आप x मानने के बाद ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। अब दूसरा एटम को आपको x के टर्म्स में लिखना होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन डेटा के हिसाब से यहाँ क्या लिखा है, एटम्स ऑफ m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए, m कैसे आप लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है, यहाँ पे देखिए 2x है ना, तो 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को, तो ये आ जाएगा 2x/3। अब सिंपलेस्ट रेशियो लेना होता है हम लोग का m/n का। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, देखिए 2x/3 (x). तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए रेशियो में जो भी लिखा होता है उसको 1/ उतना कर देते हैं, इधर प्रोपोर्शन के बाद वाला चीज़ को, रेशियो के बाद वाला को, और फिर इसको कैंसिल करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के, इसके बाद उसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपको दिखा नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे फिर से। यहाँ से m/n हम लोग निकालते हैं इसके बाद में,
तो ये आता है आपका 2x/3 इस 2x, और इस 2 वाले को आप उल्टा करके लिख देते हैं। देखिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाता है। तो ये आएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इसके फिर से इसको रेशियो बना देते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा फाइनली, M2N3, ये आपका फॉर्मूला आएगा। तो आपको समझ में आ गया वो कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। जो एटम लैटिस बनाता है, जैसे यहाँ N फॉर्म्स CCP लैटिस, वो किसी का भी लैटिस बनाए, CCP SCP सबके लिए एक ही प्रोसीजर है आपका। जो लैटिस बना रहा है उसको आपको x मान लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो आपका n है वो लैटिस बना रहा था, तो n को आपको x मान लेना है, ठीक है। उसके बाद टेट्राहेड्रल वाइड 2x हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड x हो, ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। उसके बाद m को x के टर्म्स में लिखना है और सिंपलेस्ट रेशियो लेके आपको कर देना है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस, सिल्वर FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है। तो FCC के लिए Z इफेक्टिव कितना होता है, 4 होता है। कैसे निकलता है, देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो आपका Z निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखिए जो कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और जो 6 फेस सेंटर होते हैं और सब जो फेस सेंटर पे एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो इसका जो इफेक्टिव आ जाएगा तो आपका ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो Z आपका 4 आता है। ये तो आपको लर्न रहना चाहिए था, ये तो फैक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया किस तरह से आता है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा वो 1 शॉट सॉलिड स्टेट का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इट्स एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज़ इतना, मतलब 10⁻⁻8 इतना सेंटीमीटर। तो एज लेंथ दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं 4.07 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी इतना दिया हुआ है, डेंसिटी को आप D से डिनोट कर सकते हैं या रो से डिनोट कर सकते हैं। यह आता है आपका 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, डेंसिटी का फार्मूला होता है Zm/A³ × Na। ये फार्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए था पहली बात तो यहाँ पे ये डेंसिटी का फार्मूला है Zm/A³ Na। तो हम लोग को यहाँ पे m निकालना है, तो m को सब्जेक्ट बनाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो यह जाएगा D × A³ × Na डिवाइडेड बाई Z। तो ये आपका फॉर्मूला आता है m का। इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे भेज दिया, आपको आता होगा, मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन है। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए का क्यूब डालना है आपको यहाँ पे, तो 4.07 × 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू Na आपका हो जाएगा 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई Z हो जाएगा आपका 4। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 100, सिल्वर का आपको पता होगा मोलर मास 108 के करीब आता है। ऑप्शन में सबसे 108 के करीब हमको एक दिख रहा है 106.6, तो मैं डायरेक्टली यही लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक आपके लिए ये है टिप है कि आप लोग कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आप लोग कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, नो कैलकुलेटर यूज़। तो आप लोग कैलकुलेटर अगर है आपके घर में तो उसको डब्बे में पैक कीजिए कैलकुलेटर को और रख दीजिए कहीं साइड में जहाँ आपको वो मिले नहीं। आप लोग को सारा कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन खुद से करना है और अप्रॉक्सीमेट करना है आंसर को। जैसे अप्रॉक्सीमेट करने का बहुत सारा तरीका आपको पता चलेगा, बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट किस तरह से करते हैं, तो आपको इस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से बता दूँगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।